नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और निबंध जिसका टॉपिक है साहित्य और समाज अथवा साहित्य समाज का दर्पण है अथवा साहित्य की शक्ति। इस टॉपिक पर आज हम निबंध लिखने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक हो जाएगा साहित्य और समाज अथवा साहित्य समाज का दर्पण है अथवा साहित्य की शक्ति। इन तीन में से कोई भी आपके पेपर में आ जाए तो आपको इसी निबंध को लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में हो जाएगी हमारी पहली हेडिंग प्रस्तावना, साहित्य की परिभाषा, तीसरी समाज, चौथी हो जाएगी साहित्य एवं समाज का संबंध, पांचवी होगी समाज साहित्य का प्राण तत्व, छठवीं होगी साहित्य की क्षमता और सातवीं होगी अपनी साहित्यकार एवं फोटोग्राफर, साहित्यकार एक फोटोग्राफर नहीं, आठवीं होगी उपसंहार। इस प्रकार से हम रूपरेखा को सबसे पहले कॉपी में लिख देंगे और फिर उनको एक एक कर एक एक हेडिंग डाल के उनको एक्सप्लेन करेंगे, विस्तृत रूप से विस्तार करेंगे। पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे प्रातः बेला में पूर्व दिशा में मंद मंद मुस्कान बिखेरती हुई उषा जब पृथ्वी पर अपना आलोक विकीर्ण करती है तो पक्षी आनंद विभोर होकर चहचहाने लगते हैं। उनका यह कलरव हृदय को आकर्षित करता है। छोटा सा बीज वृक्ष के रूप में परिणत होकर जब लहलहाता है तो उसकी हरितिमा मनमोहक होती है। पहाड़ों की गोद से निकलने वाली सरिताएं जब कल 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 का नाद करके समुद्र से संगम करने के लिए अबाध गति से प्रवाहमान होती रहती हैं, मानव मन में भी अनगिनत भावनाएं, कामनाएं एवं विचार अचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जब ये सोई हुई भावनाएं बाहर आने के लिए व्यथित एवं व्यग्र होती हैं, तभी अनेक कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। साहित्य का सभी कलाओं में गौरवपूर्ण एवं उच्च स्थान है। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। पहली हेडिंग हो गई प्रस्तावना। अगली है साहित्य की परिभाषा बाबू श्याम सुंदर दास के शब्दों में। बाबू श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं साहित्य को? सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्दों एवं अर्थों से समन्वित साहित्य को हम साहित्य की संज्ञा से विभूषित करते हैं। ये हो गई परिभाषा बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार। अब आगे देखते हैं हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे। साहित्य सुंदर शब्द अर्थों से गुथी हुई वह माला है जो समाज के कंठ को सुशोभित करती है, जिसमें सत्यता, सुंदरता और शिव तीनों का समन्वित रूप है। अर्थात यथार्थ में साहित्य भावात्मक उल्लास का स्रोत है। अगली हेडिंग देखेंगे हम समाज। तो समाज के द्वारा ही साहित्य का निर्माण होता है। जब प्रश्न उठता है कि समाज क्या है, आदिकाल में मनुष्य के पास रहने के लिए घर नहीं था जिससे वह जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। तब अब उसने अपनी सुरक्षा के लिए समूह बनाना प्रारंभ किया। समूह में रहने वाले मानवों के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए। नियमों के तहत उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए। उन अधिकारों का पालन मानव कानून और नियमों के अनुसार ही कर सकता था। फलस्वरूप समाज का निर्माण हुआ। तब समाज का रूप बहुत ही छोटा था, किंतु आज हमारा समाज अत्यंत ही विस्तृत है। आज का मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक प्राणी के रूप में समाज से जुड़ा रहता है। वर्तमान समय में समाज के अनेक रूप हैं। ये हो गई हमारी हेडिंग समाज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम साहित्य एवं समाज का संबंध। साहित्य एवं समाज का संबंध में लिखेंगे जो संबंध सूर्य और रोशनी का है, चांद और चांदनी का है, वही संबंध समाज और साहित्य का है। समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। साहित्यकार समाज में ही जन्म लेता है।
जिस देश एवं राष्ट्र का जैसा समाज होगा वहाँ का साहित्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि साहित्यकार समाज से ही विचार तथा भावों को ग्रहण करके रचना के रूप में समाज को प्रदान करता है। उच्च कुल एवं समाज में जन्म लेने वाले साहित्यकार की रचनाएं भी श्रेष्ठ होती हैं। अतः साहित्यकार समाज को एक नई रोशनी देता है, उसे प्रभावित तथा आंदोलित करता है। ये हो गई हमारी हेडिंग साहित्य एवं समाज का संबंध। अगली हेडिंग होगी हमारी समाज साहित्य का प्राण तत्व। समाज साहित्य का प्राण तत्व। समाज के विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति साहित्य के द्वारा होती है। समाज रचनाकार को सोचने एवं समझने की दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। समाज साहित्यकार की धमनियों में एक नए तथा अभूतपूर्व रक्त का संचार करता है। साहित्यकार को व्यापक रूप से चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। ये भी हेडिंग हमारी समाप्त होती है, समाज साहित्य का प्राण तत्व। ये हेडिंग हो चुकी है। अब अगली हेडिंग होगी हमारी साहित्य की क्षमता। साहित्य की क्षमता असीमित है। इसकी तुलना में घातक अस्त्र शस्त्र भी तुच्छ होते हैं। जब हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसे अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं कि साहित्य ने समाज तथा देश में क्रांति एवं परिवर्तन की लहर पैदा कर देश तथा राष्ट्र का नवीन उत्थान किया। जब हम किसी जाति देश के साहित्य का अवलोकन करते हैं तो हमें उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, उत्थान पतन का लेखा जोखा मिलता है। उन्नत जाति का साहित्य भी उन्नत होता है। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब उसे स्वतंत्र कराने में हमारे साहित्यकारों का योगदान अविस्मरणीय रहा। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर एवं माखनलाल चतुर्वेदी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भारत के नौजवानों के हृदय में नवीन उत्साह एवं जोश भर दिया। वे देश की बलि वेदी पर अपने प्राणों तक को न्यौछावर करने के लिए सहर्ष ही तैयार हो गए। साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना का संचार करने के साथ ही समाज की आर्थिक विषमताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद हेडिंग आती है हमारी साहित्यकार एक फोटोग्राफर नहीं। साहित्यकार अपने समय की परिस्थितियों एवं विचारों को साहित्य के माध्यम से उजागर करता है, लेकिन फोटोग्राफर की तरह समाज को उसी रूप में वर्णित नहीं करता। यह नवीन विचारों एवं भावों को उन्नत समाज के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका आशय उसी समाज तथा भाषा का सम्मान होता है जिसका साहित्य उत्कृष्ट कोटि का है। इस भांति साहित्य शक्ति का स्रोत है। साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप ही जर्जरित तथा सड़ी गली मान्यताएं, कुरीतियों का समापन, भ्रष्टाचार तथा अनाचार के विरुद्ध सफल अभियान छेड़ा जा रहा है। आज का समाज जागृत होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है। ये हो गई हमारी हेडिंग साहित्यकार एक फोटोग्राफर नहीं। अगली हेडिंग होगी हमारी उपसंहार। उपसंहार देखते हैं। साहित्य एवं समाज का अटूट संबंध है। साहित्य के अभाव में मनुष्य के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जब हम दुनिया की जातियों पर दृष्टिपात करते हैं तो यह बात उजागर होती है कि जिन जातियों के पास उत्तम साहित्य नहीं होता वे अज्ञान के अंधकार में भटकती रहती हैं। उन्हें सत साहित्य ही सुपथ पर अग्रसर करने में सक्षम हो सकता है। साहित्य दीपक है जो प्रकाश बिखेरता है। साहित्य भास्कर है जो अपनी असंख्य किरणों से धरती के तिमिर का प्रक्षालन कर देता है। साहित्य के संबंध में किसी कवि का निम्नलिखित कथन अवलोकनीय है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। इसी के साथ ही हमारा निबंध पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी निबंध में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।